नमस्कार दोस्तों, योगेश महाजन लीगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रही हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे ताकि समय समय पर आपको लीगल और न्यू जजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2023 को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है। ये एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 की एक जो सेक्शन 19 है, इसका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट है जो कि डिस्कस किया है। और एक इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट के माध्यम से ये एक जो सेक्शन 19 का जो प्रोविजन है, इसमें बताया है कि कॉपी ऑफ द रिटन ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट है वो अरेस्टेड पर्सन्स को देनी जरूरी होगी जब भी अरेस्ट की जाएगी। तो ऐसा ही इस जजमेंट को में देखने को मिला, जो कि इसमें बताया गया था कि जहां पर जो अपीलेंट्स हैं इनका कहीं नाम नहीं था। जो ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक कंप्लेंट थी जो रजिस्टर की थी, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे ECIR कहते हैं, उसमें कहीं नाम नहीं था। और FIR में भी जो नाम नहीं था, ना ही फर्स्ट ECIR की रिपोर्ट में था। लेकिन फिर भी इनको जो अपीलेंट्स थे उन्होंने एक एंटिसिपेटरी बेल थी जो कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से ले ली थी। और इसके बाद जब बेल लेने के बाद कुछ दिनों के बाद ही जो ECIR एक सेकंड ECIR है वो रजिस्टर कर ली थी। और उसके बाद ऑफिस में बुलाया गया था। और ये कुछ जो फैक्ट्स को देखेंगे तब ज़्यादा प्रिसाइजली बता पाएंगे क्या हुआ था। और ऑफिस में बुलाया गया था और जहाँ पर अपीलेंट्स जो है फादर और सन है, तो उनके बारे में बताया गया था कि जो ऑफिस में ही थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर बाद में जो वेकेशन जज हैं, सेशन जज थे, उन्होंने एक रिमांड थी वो भी अलाउ कर दी थी। तो अब इन्होंने अपनी जो रिमांड थी उसको चैलेंज किया था। और लेकिन हाई कोर्ट से, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला था। फिर बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना क्या निर्णय दिया, तो थोड़े से हम इसके फैक्ट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय दिया था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसे कहते हैं पावर टू अरेस्ट, इसका काफ़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया है। और इसी सेक्शन के ऊपर एक जो डायरेक्शंस भी है वो इंटरप्रिटेशन भी किया है और फिर एक जो डायरेक्शंस है वो दी गई है। तो आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स को देख लेते हैं। हुआ क्या था, ये देखिए, ये अपील्स थी जो कि 20 जुलाई 2023 का ऑर्डर था और 26 जुलाई 2023 का, जो कि डिविजनल बेंच ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो सिविल रिट पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी अपीलेंट द्वारा, और एक उनके जो अपीलेंट के फादर ने फाइल की थी, और दोनों जो खारिज कर दी गई थी। लेकिन डिविजनल बेंच जो थे उन्होंने ये ओपिनियन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है जो सेक्शन 19 का, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय सुना दिया है और इसलिए वो जो चैलेंज है वो कंसिडर नहीं कर सकते हैं जो सेक्शन 19 को, क्योंकि एक रिव्यू पिटीशन भी जो है वो पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद एक लेटर ऑर्डर आया था, इसके बाद में एक ऑर्डर आया था 26 जुलाई 2023 को, जिसमें डिविजनल बेंच ने जो प्रेयर थी रिट पिटिशनर्स की कि जो उनके अरेस्ट ऑर्डर्स हैं, अरेस्ट मेमोज हैं, उसको क्वैश कर दिया जाए, तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। और जो ऑर्डर्स थे, सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स जो वेकेशन जज के आए थे एडिशनल सेशन जज में, उनको जो है क्वैश करने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद जो डिविजनल बेंच ने ये फर्दर निर्णय दिया था कि जो ग्रेविटी ऑफ एलिगेशंस है और कि उनको प्रेयर ये दी थी कि उनको कस्टडी से रिलीज कर दिया जाए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उनको रिजेक्ट किया जाता है। अब सारी जेनेसिस क्या थी कंप्लेंट की, वो ये थी कि एक FIR थी 17 अप्रैल 2023 को रजिस्टर्ड की थी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पंचकूला में, और अंडर सेक्शन 7, 8, 11, 13 जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, और सेक्शन 120B इंडियन पिनल कोड में रजिस्टर्ड की थी। इसमें 4 जो कई अक्यूज्ड के नाम थे, जिसमें एक स्पेशल जज, CBI एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पंचकूला को भी अक्यूज्ड बनाया गया था। और फिर जो एक डिप्टी मैनेजर थे और एक ग्रुप है, उनका भी जो अक्यूज्ड बनाया गया था, और प्रमोटर जो ग्रुप है उनको भी अक्यूज्ड बनाया गया था। कई अननोन पर्सन्स को भी अक्यूज्ड बनाया गया था।
FIR से पहले 2018 से 2020 में 13 FIR जो है रजिस्टर्ड हुई थी, जो कि अलॉटिस जो अलॉटिस थे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के, जो अलॉटिस थे जिनको आवंटन किया गया था रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उन्होंने FIR रजिस्टर कराई थी और 13 FIR थी वो रजिस्टर कराई थी। और 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स थे एक ग्रुप के, और उसमें बताया था कि काफ़ी इलीगलिटीज़ हुई हैं मैनेजमेंट की साइड से। और दीज FIR जो FIR थी जो उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक केस रजिस्टर किया था जिसे ECIR बताया गया नंबर, दिस मीन्स इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नंबर सो एंड सो, वो रजिस्टर किया था कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस से रिलेटेड था, और जिसमें जो ग्रुप है उन्होंने भी किया था और उनके जो वाइस चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। लेकिन FIR और जो ECIR जो रिपोर्ट थी, जो ग्रुप का नाम बताया गया था, और अपीलेंट्स को कहीं भी अक्यूज्ड की श्रेणी में नहीं रखा गया था, जो पहले FIR जो रजिस्टर कराई थी। और उसके बाद 14 जनवरी 2022 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट नंबर सो एंड सो था वो फाइल किया था, और उसमें जो केस का टाइटल था डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस सो एंड सो अदर्स, जिसमें 7 अक्यूज्ड का जो नाम था लिया गया था अंडर सेक्शन 200 CRPC में। मींस डायरेक्ट कंप्लेंट जो है वो फाइल की गई थी, मींस एक कंप्लेंट जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कही जाती है जो 200 CRPC में फाइल की थी अंडर सेक्शन 44-45 ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो उसमें जो ग्रुप था अपीलेंट्स का नाम नहीं था अक्यूज्ड की श्रेणी में, और FIR भी जो 13 से 30 तक कर दी गई थी, और केस का नंबर था सो एंड सो, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस सो एंड सो एंड अदर्स था, जो कि पेंडिंग था कोर्ट में। स्पेशल जज जो पंचकुला है उनकी कोर्ट में पेंडिंग था। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो को एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो लर्नड जज हैं वो कुछ फेवरिज्म कर रहे हैं जो अक्यूज्ड हैं, तो जो कि ऑनर है ग्रुप के, और साथ में जो उनके जो ब्रदर हैं और वो भी जो ऑनर्स हैं ग्रुप में। तो इसके बेसिस पे एक और FIR रजिस्टर की थी 17 अप्रैल 2023 में एक FIR रजिस्टर की थी, और 12 मई 2023 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन्स था इशू किया था एक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कि वो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें जो ट्रांजैक्शंस जो सर्टेन कंपनीज के साथ दिए गए थे। और 1 जून 2023 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी जो ग्रुप था उनकी प्रॉपर्टीज पर रेड मारी और सीज कर लिए एसेट्स और बैंक अकाउंट्स, और जो उनके जो ब्रदर थे उनको भी जो अक्यूज्ड बनाया था उनको अरेस्ट कर लिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जो फर्स्ट ECIR थी। और उसके बाद जो यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं उनको लगा कि उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है फर्स्ट ECIR में, तो उन्होंने इंटरिम प्रोटेक्शन ले ली थी दिल्ली हाई कोर्ट से बेल नंबर 100, और सेपरेट ऑर्डर में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नोटिस किया कि जो अपीलेंट्स यहाँ पर हैं उनका नाम फर्स्ट ECIR रिपोर्ट में नहीं है, और इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टरेट है उन्होंने भी उनको इम्प्लीकेट नहीं किया है किसी भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो 2002 के हैं प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। तो लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि फर्दर हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो अपीलेंट यहाँ पर बनाए गए हैं उनको समन भी इशू नहीं हुआ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से, तो इसलिए उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दे दी। इंटरिम मींस एंटिसिपेटरी बेल के थ्रू प्रोटेक्शन दे दी। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में स्पेशल लीव पिटीशन भी फाइल कर दी गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर द्वारा, और जो कि अभी पेंडिंग है कि एंटिसिपेटरी बेल क्यों दिया उसके ऊपर पेंडिंग है। तो एक और जो मीनवाइल जो बताया कि एक FIR थी जो है 17 अप्रैल 2023 को जो रजिस्टर हुई थी, उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक अनदर ECIR रिपोर्ट कर मतलब केस रजिस्टर किया था जिससे सेकंड ECIR कहा गया है, और इसमें जो लर्नड जज है उनको भी एक वो अक्यूज्ड बनाया गया, और साथ में जो बाकी जो रिमेनिंग अक्यूज्ड है उनको बनाया गया। लेकिन जो समन्स इशू हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जहां पर जो अपीलेंट है और मींस फादर सन दोनों को इशू हुए 13 जून 2023 को 6:15 में, जो कि फर्स्ट ECIR से रिलेटेड थी, और उन्होंने कहा कि 14 जून 2023 को 11 बजे ऑफिस में आए मतलब डायरेक्टरेट के कार्यालय में, और कॉपी जो समन थी वो सिर्फ जो है मींस सन के नाम पे थी, और ईमेल भी कर दी गई थी, और ईमेल जो थी वो 13 जून 2023 तक की थी।
और जो कि टाइम 6:15 शाम का लिखा गया था और दोनों को एड्रेस की गई थी, मीन्स फादर मतलब सन को और फादर को। उनको कहा था कि समन्स को कॉम्प्लायंस करें 14 जून 2023 को 11 बजे। जब वो दोनों ऑफिस में थे तब फ्रेश समन्स जो है वो 4:52 पे दिया गया 14 जून 2023 को, और कहा कि 5 बजे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष जो है उस सेम डेट ही, मीन्स 8 मिनट के बाद ही सेम डेट भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष जो है प्रस्तुत हुए। समन्स जो था वो सेकंड ECIR से रिलेटेड था और ये क्लियरिटी नहीं थी कि सेकंड जो ECIR थी वो क्या उनके जो फादर को भी दिया गया था कि नहीं दिया। तो अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कहा कि मतलब जो एज पर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की समन जो था वो 13/6/2023 को दे दिया था, लेकिन जो रिफ्यूज कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और साथ में ये भी एडमिट किया है कि जो उनके जो फादर हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ऑफिस में जो राजकोरी न्यू दिल्ली जगह है वहाँ पर प्रेजेंट थे। और 14 जून 2023 को 11 बजे और शाम को 6 बजे जो उनके फादर को अरेस्ट किया गया, और 14 जून 2023 को शाम के 10:30 बजे सेम डेट पे ही, मतलब सेम डे पे ही उनके सन को भी अरेस्ट किया। और जो अरेस्ट थी वो सेकंड ECIR से रिलेटेड थी कि, और जो पावर इन्वोक की गई थी सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई थी। और पर्सन्स को, जो दोनों पर्सन्स थे अरेस्टेड पर्सन्स को पंचकुला हरियाणा में लेके जाया गया सेशन जज पंचकुला में। वहाँ पे रिमांड एप्लीकेशन थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने फाइल की, और लर्नड वेकेशन जज जो है एडिशनल सेशन जज, उन्होंने ऑर्डर है वो पास कर दिया कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, और कस्टडी 5 दिन की दे दी। और उसके बाद 20 जून को तो भी और 26 जून को भी 5-5 दिनों के लिए और बढ़ाते गए कस्टडी में। फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और 15 जून 2023 को ही मतलब के जो ऑर्डर को चैलेंज किया था जो यहाँ पर अपीलेंट है और उनके सन मतलब फादर ने दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, रेट पिटीशन क्रिमिनल डाल के मतलब क्रिमिनल एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन 16 जून 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाएं, वहीं पे चैलेंज करें, और इसलिए वो डिसमिस कर दी। उनके साथ में लिबर्टी दी कि वहाँ जाएं, और मिसलेनियस एप्लीकेशन थी उसके को डिसमिस खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया स्पेशली पिटीशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहां पर भी विड्रॉ कर ली, और फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आए अगेंस्ट दी ऑर्डर। और रिट पिटीशन थी दोनों ने, मतलब फादर सन दोनों ने फाइल की, और जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में इन्फ्रक्टस हो गई थी, और जो कि लेकिन दोनों एप्लीकेशन रिट एप्लीकेशन जो एक FIR जो 17 अप्रैल 2023 में हुई थी FIR नंबर, तो उनके ब्रदर के साथ जो है फादर को उनको अक्यूज नहीं बनाया गया था, और जो नेम था वो बॉडी ऑफ FIR जो है वो बताया गया था कि जो ग्रुप है उसी में बताया गया था कि ये फेवरेटिज्म जो है स्पेशल जज द्वारा किया गया है, लेकिन जो उनके जो सन है उनका नाम कहीं मेंशन नहीं था FIR के कंटेंट्स में। और दोनों ये स्पेसिफिक केस था कि फादर एंड सन ने रिट पिटीशन थी हाई कोर्ट में फाइल की थी कि अरेस्ट जो है वो 2002 का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर 2002 के सेक्शन के अंदर जो किया गया है वो एक अब्यूज पावर है, अथॉरिटी अब्यूज पावर है, कि अपार्ट फ्रॉम कि ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो इसलिए उन्होंने एक रिट फाइल की थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर मिस्टेकन ये हो गया था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये मिस्टेकनली बिलीव कर दिया कि जो यहाँ पर पिटिशनर्स हैं वो चैलेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, लेकिन यहाँ ये लिखा था रीड डाउन एंड रीड इनटू। तो ये एक जजमेंट आई थी विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑनलाइन की। तो यहाँ पर चैलेंज नहीं किया था बल्कि रीड डाउन एंड रीड इनटू करके लिखा था। तो यहाँ पर मिस्टेकनली यहाँ पर बताया कि यहाँ पर उन्होंने चैलेंज नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, लेकिन जो हाई कोर्ट है वहाँ पर मिस्टेकनली ये समझ लिया कि ये चैलेंज कर रहे हैं। तो इसलिए डिविजनल बेंच जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसअलाउ कर दी। फिर बाद में माने सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो वहाँ पर IRS है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था, मीन्स जो रिप्लाई एफिडेविट था वो काउंटर एफिडेविट दिया था, और उसमें
ये बताया था कि FIR जो थी उसमें रिफ्लेक्ट्स की जो यहाँ पर अपीलेंट है उनका नाम नहीं था, लेकिन जो ऑनर्स थे ग्रुप के उसमें बताया गया था कि जो जिनको अरेस्ट किया गया था और उनके जो ब्रदर हैं, जो यहाँ पर अपीलेंट के जो फादर हैं, वो जेनरिक मतलब उनको फंसाया जा रहा है, मीन्स जेनरिक सेंस में। तो यहाँ पे बताया गया कि उनको जो उनके जो सन है उनको भी नाम लिया गया था इस ग्रुप में, और यहाँ पर कोर्ट ने अपनी एनालिसिस ये की थी। और उसके बाद ये कोर्ट ने ये कहा कि मतलब उन्होंने मतलब जो रिप्लाई काउंटर एफिडेविट में ये बताया गया था कि जो फादर हैं उन्होंने समन्स को एक्सेप्ट नहीं किया था 13/6/2023 को, जब सेकंड ECIR जो फाइल की गई थी, और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो दी थी। तो जो मैनुअल्स जो समन्स दिए गए थे 14 जून 2023 को, वहाँ भी ये बताया गया था कि जो समन्स इशू हुए थे उनके सन को हुए थे 14 जून 2023 को पर्सनल अपीयरेंसेस के लिए, और स्टेटमेंट की इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने समक्ष अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। तो और उनके सन ने समन्स को एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन रिमेन्ड इवेसिव, मतलब वो उन्होंने सही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं दी थी। और फिर उन्होंने जो जस्टिफाइड किया IRS जो थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को, उन्होंने जस्टिफाई किया कि समन जो है इमीडिएट बेसिस पे दिया गया, ताकि एक नेसेसिटी थी, क्योंकि एक जो की पर्सन्स हैं उस ग्रुप के, जो कि जिसमें अपीलेंट का भी नाम है, उनके जो फादर का है, वो डिलिबरेटली अवॉइड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को, जो कि फर्स्ट ECIR में थी, और कंप्लाई नहीं कर रहे थे जो समन्स इशू किए गए थे मल्टीपल ओकेजन पे। तो ये सारे काउंटर एफिडेविट करने के बाद कोर्ट ने जो है एनालिसिस ये किया फाइनली कि यहाँ पर 167 CRPC के जो सेक्शन 19 को इन्होंने एनालिसिस किया कि यहाँ पर जो पार्ट 3 है वो ये कहता है कि जो कोई भी पर्सन्स है उसको 24 घंटे के अंदर स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर आना होगा, और 24 आवर्स के अंदर। ये 167 जो CRPC में यही बात बताई गई है। और यहाँ पर फिर सारे के सारा जो हिस्ट्री, मतलब जो सारे के सारा जो उनको अरेस्ट किया गया कि पहले ECIR में नाम नहीं था, सारी चीज़ों को एनालिसिस किया। फिर उसके बाद एंटिसिपेटरी बेल दी गई थी, और एंटिसिपेटरी देने के बाद फिर सेकंड ECIR जो है वो रजिस्टर कर ली थी। सारे के सारे घटनाक्रम को पूरा से उन्होंने एनालाइज किया। तो यहाँ पर ये पाया कि सिर्फ वो जब नोटिस समन्स हुआ था सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो रिप्लाई जो है इवेजिव दे रहे हैं, तो इससे साबित नहीं होता कि ये एक मतलब उनकी नेसेसिटी है, मतलब कि नॉन कॉपरेशन ऑफ द विटनेसेस के बाद में बताया कि ये क्लेम ये था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि जो अपीलेंट है वो इवेजिव है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो ये नहीं बताया कि क्या क्या जो रिप्लाईज जो दिए गए थे वो इवेजिव थे, और जो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड भी था वो भी वेरिफिकेशन के लिए प्लेस नहीं किया गया इनके कोर्ट के समक्ष में। तो ये ओपन नहीं होता इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को कि वो ये मान ले कि ये इन्होंने एडमिशन ऑफ द गिल्ट कर लिया है, और जो समन जो है जो इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया है, तो वो इस तरह की जो एडमिशन है वो अगर वो एवेसिव रिप्लाई देते हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि वो उन्होंने अपनी गिल्ट को एडमिट कर लिया है। तो ये ऐसी जजमेंट्स हुई थी, उनको पर रिलाई किया, और फाइनल वर्डिक्ट में हम चलते हैं क्या दिया था उन्होंने। सारी जजमेंट को एनालिसिस किया, कई जो पहले भी निर्णय आए थे उन सबको एनालिसिस किया। सेक्शन 19 का फिर से एनालिसिस किया कि ऑफिसर्स को जब लगे कि ही और शी इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस जो पनिशेबल है, तो फिर ऐसे में जो अरेस्टेड पर्सन के पास नॉलेज होती है फैक्ट्स की, तो ये वो पोजीशन में होता है कि प्लीड कर सकता है, और कोर्ट के समक्ष जो स्पेशल कोर्ट के समय कह सकता है कि कोई ग्राउंड नहीं बनते कि ये गिल्टी ऑफ द ऑफेंस है कि नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 22 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर लिखा गया, तो ये एक रिटर्न जो है इंफॉर्मेशन देनी, मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन देनी जरूरी है, और ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट बताना जरूरी है रिटर्न फॉर्म में। तो यहाँ पर यही जो पूरा लैंग्वेज के एनालिसिस के माननीय कोर्ट ने मुझे बताया कि सेक्शन 19 क्या आता है कि अगर ये बियॉन्ड डाउट हो कि ऑथराइज्ड ऑफिसर को कि लगे कि एक रीजंस है वो फॉर्मिंग अ बिलीफ की जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। सेक्शन 19(2) जो है वो ऑथराइज करता है, रिक्वायर्स करता है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है कॉपी ऑफ द अरेस्ट है, और जो मटेरियल इन पोजेशन में है वो जो सेक्शन 91 के अंदर मेंशन किया गया है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को एक सील एनवेलप पे दे। ये ऐसे ही सेक्शन 19 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई भी लगे कि एक ग्राउंड बनता है तो वो एक सील्ड एनवेलप में दे। ये ऐसे ही कोर्ट ने यहाँ पर भी एनालिसिस किया। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि अरेस्टेड पर्सन जो है ऑल मटेरियल्स हैं वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सेक्शन 19(2) के अंदर दें।
क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी राइट भी होता है कि इन्फॉर्म करना कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है, और जो कि एक कंपल्सरी रिकॉर्डेड भी करना जरूरी है बाय दी अथोराइजिंग ऑफिसर द्वारा, जो कि एक मैंडेट है सेक्शन 19 के अंदर, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का बना है। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ अरेस्ट था वो ऑप्शन होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि किसी भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में कैसा होता है, या तो फर्निश करें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग, और टू अलाउ सच ग्राउंड, जो भी अरेस्टेड पर्सन है वो रीड ओवर करें और एक्सप्लेन करें टू सच पर्सन। तो अब रूल जो है उसको भी एनालिसिस किया, अरेस्टेड ऑर्डर क्या होता है उसको एनालिसिस किया। तो अब कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया कि जो फॉर्मेट है वो बताता है कि ये सारे कंट्री में फॉलो किया जाता है, जिसमें पावर ऑफ अरेस्ट जो है सेक्शन 19(1) ऑफ एक्ट के अंदर बताया गया कि सारे सर्टेन पार्ट्स ऑफ कंट्री में है। तो अथॉराइज्ड ऑफिसर जो है वो इन्फॉर्म करेंगे अरेस्टेड पर्सन को कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या थे, और वो सेम फर्निश्ड भी करेंगे राइटिंग में, जो भी अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी कहीं भी रह रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ द सेम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो अथॉराइज्ड ऑफिसर है वो रीड करेंगे और परमिट द रीडिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो सिर्फ ड्यूअल डेस्परेट प्रोसीजर है वो कन्वे करना होगा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, तो वो किसी भी तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता है इन दी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे। तो यहाँ पर कोर्ट ने नोटिस किया कि कोई वैलिड रीजन नहीं बताया गया कि कॉपी ऑफ द रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्यों नहीं अरेस्टेड पर्संस को दी गई एज ए मैटर ऑफ द कोर्स विदाउट एक्सेप्शन। तो दो प्राइमरी रीजंस बनते हैं कि एक एडवाइसेबल कोर्स ऑफ एक्शन ये था कि वो फॉलो करना था, और एक ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो ऑरली रीड करना था अरेस्टेड पर्संस को कि विद नथिंग फर्दर, क्योंकि ये डिस्प्यूट इन द गिवन केस ये मे फर्दर बॉइल डाउन टू द वर्ड ऑफ द अरेस्टेड पर्सन अगेंस्ट द वर्ड ऑफ द अथॉराइज्ड ऑफिसर। तो यहाँ पर ये नोटिस किया कि सिचुएशन ये बनती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने क्लेम किया कि विटनेस प्रेजेंट थे, सर्टिफाइड ग्राउंड्स थे अरेस्टेड पर्सन, मतलब अरेस्ट के रीड बोल के सुनाए गए थे उनको, एक्सप्लेन भी किया गया था हिंदी में, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे डॉक्यूमेंट पे। तो नॉन कॉम्प्लायंस करने से जो इस तरह के जो नॉन कॉम्प्लायंस, अगर कोई रूल को मतलब जो सेक्शन को पूरी तरह से कॉम्प्लाई नहीं किया जाता तो अरेस्टेड पर्सन को रिलीज कर दिया गया था, जो एक जजमेंट आई थी फी वी सेंथिल बालाजी की। तो प्रायर केसेस जो सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, और इस सिंपली कि एक रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो अथॉराइज्ड पर्सन द्वारा दिए जाने चाहिए अंडर सेक्शन 19(1) ऑफ द एक्ट, और विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट के साथ। तो यहाँ यही नोटिस किया कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे वो नहीं बताए गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन ने जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे वो कि कोई उनको लगता है, मतलब ये बताया कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो डिव्यूज नहीं हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो नहीं बताए गए थे, और जो कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे बताया कि जो अरेस्ट किया गया था यहाँ पे तो वो भी लीगल नहीं था, इसलिए अपील को अलाउ किया गया, और जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो इम्पीचमेंट ऑर्डर था अरेस्ट का, और जो मेमो इशू हुए थे लर्नड वेकेशन बेंच के, तो उसको सेट असाइड कर दिया गया। तो फाइनली कंक्लूजन यहाँ पर यही निकाला था कि जो एक तो जो प्रोविजंस बताए गए थे सेक्शन 19 के अंदर, और क्लैंडस्टाइन कंडक्ट यहाँ पर बताया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का कि पहले तो नाम नहीं था, फिर उसके बाद सेकंड ECIR रजिस्टर कर ली, जब इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गई उनको तो उसके बाद सेकंड ECIR डाल दी गई। तो ये एक आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ द पावर थी। तो इसमें ऐसे में जो पूरा प्रोसीजर था वो गलत था, तो इसलिए जुडिशियल कस्टडी को सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो इस सारे जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया, और जो नीचे की जो कोर्ट थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, और नीचे के जो डिविजनल बेंच एडिशनल सेशन जज की जो कोर्ट थी, उनने जो अरेस्ट मेमो थे उनको जो सेट असाइड कर दिया था। तो इसलिए साथ में डायरेक्शन दी कि उनको रिलीज कर दिया जाए अगर कोई इनकार्सिनेशन जो है रिक्वायर्ड ना हो एनी अदर केस में। तो ये थी जजमेंट जो कि 3 अक्टूबर 2023 को आई थी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और जजमेंट्स और लीगल से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि समय समय पर जजमेंट्स और लीगल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहे। समय देने के लिए धन्यवाद।